कहानी की शुरुआत भविष्य के कनाडा से होती है, जहां जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि सरकार ने एक सख्त कानून लागू कर दिया था। अब कोई भी परिवार एक से ज्यादा बच्चा पैदा नहीं कर सकता था, चाहे किसी माँ बाप का पहला बच्चा किसी वजह से मर भी गया हो, फिर भी उन्हें दूसरा बच्चा पैदा करने की अनुमति नहीं थी। ये कानून इतना कड़ा था कि अगर कोई भी इसे तोड़ता तो उसे सजा के तौर पर देश की सबसे खतरनाक और अत्याधुनिक जेल में भेज दिया जाता था। कनाडा और अमेरिका की सीमा पर बहुत ही सख्त सुरक्षा इंतजाम थे। यहां से गुजरने वाले हर इंसान की पूरी तरह से तलाशी ली जाती थी। इसी जगह हम एक कार में एक कपल को देखते हैं, जॉन और उसकी पत्नी कैरन। जॉन पहले आर्मी में एक बहादुर सैनिक था। उसकी पत्नी कैरन ने अपने कोट के नीचे एक खास मैग्नेटिक वेस्ट पहनी हुई थी, जो उसकी प्रेगनेंसी को मशीनों से छुपा सके। दरअसल कैरन प्रेग्नेंट थी और ये उसका दूसरा बच्चा था। मतलब कि वो सरकार के कानून का उल्लंघन कर रहे थे। उनका इरादा था कि वो किसी सुरक्षित जगह जाकर इस बच्चे को जन्म दें। जैसे ही उनकी कार बॉर्डर पर चेकिंग के लिए रोकी जाती है, वहां एक औरत को प्रेगनेंसी की वजह से पकड़ लिया जाता है। ये देखकर कैरन के चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है, लेकिन शुक्र है कि उसकी मैग्नेटिक वेस्ट ने उसकी असलियत छुपा ली। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी एक सैनिक की नजर कैरन की वेस्ट पर पड़ जाती है। शक होने पर वहां के गार्ड्स सतर्क हो जाते हैं और कुछ ही पलों में कई सिपाही जॉन और कैरन को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जॉन हालात को समझता है और अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे को बचाने के लिए एक बड़ा फैसला करता है। वो कैरन से कहता है कि वो जल्दी से वहां से भाग जाए और खुद सैनिकों को रोकने के लिए पीछे रुक जाता है। लेकिन अंत में जॉन पकड़ा जाता है और उसे कई दूसरे कैदियों के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उसे जिस जेल में ले जाया जाता है, उसका नाम फोर्ट्रेस है। ये जेल रेगिस्तान के बीचों बीच बनी हुई थी, एक ऐसी हाईटेक जेल जहां से भाग पाना नामुमकिन था। यहाँ कैदियों को पूरी तरह कंट्रोल में रखने के लिए अजीब अजीब तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था। और अब जॉन को यहीं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े संघर्ष का सामना करना था। जैसे ही कैदियों को जेल में लाया गया, वहां के बेरहम गार्ड्स ने सबसे पहले उनके सारे कपड़े उतरवा दिए और उनकी पूरी बॉडी की गहरी तलाशी ली। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद इन सभी कैदियों को एक खास कमरे में ले जाया गया, जहां उनके पेट में एक हाई टेक ट्रैकर डाल दिया गया। ये कोई आम ट्रैकर नहीं था। ये ऐसा डिवाइस था जो जेल के हर नियम का पालन करवाने के लिए बनाया गया था। इस ट्रैकर की सबसे खतरनाक बात यह थी कि अगर कोई भी कैदी जेल के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करता, तो यही ट्रैकर उसके पेट के अंदर ही ब्लास्ट कर जाता और उस इंसान की वहीं पर मौत हो जाती। अब जेल के इंचार्ज वार्डन पोबी खुद सामने आता है और सब कैदियों को यह साफ तौर पर समझाता है कि जेल के अंदर दो खास लाइनें हैं, एक येलो लाइन और एक रेड लाइन। अगर कोई कैदी येलो लाइन को पार करता है, तो उसके पेट में इतना तेज दर्द होगा कि वो तड़प उठेगा, और अगर गलती से भी रेड लाइन पार कर दी, तो ट्रैकर एक्टिव होकर उसके शरीर को फाड़ देगा। इसी दौरान एक नया कैदी गलती से येलो लाइन पार कर जाता है। अगले ही पल वो जमीन पर गिरकर दर्द से चीखने लगता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता और वो घबराकर रेड लाइन भी पार कर देता है। और फिर जो हुआ वो सभी के लिए एक डरावना सबक था। उसका पेट अचानक फूलने लगा और कुछ ही सेकंड्स में तेज धमाके के साथ वो वहीं पर ब्लास्ट हो गया। पूरे माहौल में डर और सन्नाटा छा गया। इसके बाद सभी कैदियों को एक लिफ्ट के जरिए जेल के असली हिस्से में ले जाया गया, जो जमीन से 30 फ्लोर नीचे था, एक अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस, जहां से बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। जॉन को वहां एक और कैदी निनो के साथ रखा गया। उन्हें एक रोबोट गार्ड Z1 एक स्पेशल सेल में ले गया। इस जेल की सबसे अजीब बात यह थी कि हर सेल के बाहर लेजर बीम लगी हुई थी, जो किसी भी कैदी को बाहर निकलने से रोकती थी। अगर कोई इसके संपर्क में आता, तो उसका शरीर चीर जाता। यहीं पर जॉन की मुलाकात होती है दो और कैदियों से, डीडे और एब्रे से। ये दोनों पुराने कैदी थे और उन्होंने इस खौफनाक जेल के कई राज देखे थे। रात को सोने से पहले एब्रे सभी को एक अजीब सी चेतावनी देता है, यहां सपने मत देखना, वरना जिंदा नहीं बचोगे। ये सुनकर जॉन थोड़ा हैरान होता है, लेकिन थकान की वजह से जल्द ही सो जाता है। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। जैसे ही सब कैदी गहरी नींद में होते हैं, एक और हाईटेक रोबोट Z10 उनकी निगरानी के लिए आता है। ये रोबोट सीधे जॉन के पास पहुंचता है और उसके दिमाग को स्कैन करता है। स्कैनिंग के बाद वो जॉन के सपने में घुस जाता है। जॉन अपने सपने में अपनी पत्नी
कैरन को देख रहा होता है, उसके साथ कुछ खूबसूरत पल जी रहा होता है। लेकिन उस सपने पर भी नजर रखी जा रही थी। जेल के मॉनिटरिंग रूम से वार्डन पोबी खुद जेड 10 रोबोट की मदद से जॉन का सपना देख रहा था। जैसे ही उसकी नजर कैरन पर पड़ती है, वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इस जेल में सपने देखना पूरी तरह से बैन है। ये भी एक अपराध है। तुरंत ही पोबी जॉन का सिक्योरिटी डिवाइस ऑन कर देता है। अगली ही पल जॉन के पेट में भयानक दर्द उठता है और वो नींद से चीखते हुए उठ जाता है। अब जॉन को समझ आने लगता है कि ये जेल सिर्फ एक जेल नहीं है, बल्कि एक डिजिटल नर्क है, जहां हर पल मौत का साया मंडरा रहा है। अगले ही दिन जेल का एक और खौफनाक चेहरा सामने आता है। सभी कैदी जबरदस्ती मजदूरी करने के लिए बाहर लाए जाते हैं। वहां जॉन का साथी नीनोश भी काम में जुटा होता है। लेकिन तभी एक ताकतवर और घिनौना आदमी, मेडॉक्स, नीनो के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। वो उसका शारीरिक फायदा उठाना चाहता है। नीनो डर से कांपने लगता है। ये सब देखकर जॉन का खून खौल उठता है और वो तुरंत नीनो को बचाने के लिए दौड़ता है। लेकिन तभी जेल का सुरक्षा सिस्टम एक्टिव हो जाता है। रोबोट गार्ड जेड उन तीनों, जॉन, नीनो और मेडॉक्स के पेट में लगे ट्रैकर को एक्टिवेट कर देता है। अगले ही पल तीनों जमीन पर दर्द से तड़पने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके पेट में आग लगा दी हो। चीख पुकार के बीच उन्हें एक छोटे से लेजर सेल में बंद कर दिया जाता है। अब यहां उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। सवाल बस एक, इस लड़ाई की शुरुआत किसने की? नीनो मेडॉक्स से बहुत डरता था, इसलिए वो चुप रहता है। लेकिन जॉन अपने दोस्त को बचाने के लिए सारी जिम्मेदारी खुद पर ले लेता है। वो कहता है कि झगड़ा उसी ने शुरू किया था। इसके बाद जॉन को वार्डन पोबी के ऑफिस में ले जाया जाता है। वहां का नजारा बेहद चौंकाने वाला होता है। पोबी एक स्क्रीन पर जॉन की पत्नी कैरन को नहाते हुए देख रहा होता है। ये देखकर जॉन का दिल दहल उठता है, क्योंकि अब उसे पता चलता है कि कैरन को भी पकड़ लिया गया है और उसी जेल में रखा गया है। अब शुरू होता है दोनों पर बेरहमी से अत्याचार। वार्डन पोबी दोनों, जॉन और कैरन, को मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर करता है। उन्हें इतनी पीड़ा दी जाती है कि दोनों दर्द से कराह उठते हैं। अब जॉन समझ जाता है कि यह जेल सिर्फ बंदी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि इंसानियत को खत्म करने के लिए बनाई गई है। थोड़ी देर बाद एब्रे जॉन से एक और बड़ा रहस्य साझा करता है। वो बताता है कि जेल के फ्लोर ए और बी में सिर्फ महिलाएं रखी जाती हैं और हो सकता है कि कैरन भी वहीं हो। ये जानकारी जॉन को थोड़ी राहत देती है, क्योंकि अब उसे पता है कि कैरन जिंदा है और शायद वो उससे मिल भी सके। उधर कहानी हमें जेल के महिला सेक्शन में ले जाती है, जहां कैरन को दिखाया जाता है। वो एक और प्रेग्नेंट महिला के साथ है। दोनों डरी हुई हैं, परेशान हैं। तभी अचानक उस दूसरी महिला को पेट में तेज दर्द होता है और गार्ड उसे जबरदस्ती खींचकर बाहर ले जाते हैं। उसके चीखने की आवाजें सुनकर कैरन का दिल बैठ जाता है। यहाँ कैरन को शक होता है कि इस जेल में कुछ भयानक हो रहा है। शायद जो बच्चे इन प्रेग्नेंट महिलाओं से जन्म लेंगे, उनके साथ कुछ डरावना किया जा रहा है। कैरन समझ जाती है कि उसे सिर्फ अपनी जान ही नहीं, बल्कि अपने आने वाले बच्चे को भी इस नरक से बचाना होगा। दूसरी तरफ कैदियों के सेल में माहौल फिर से गर्मा गया था। घमंडी और हिंसक मेडॉक्स, जिसने पहले नीनो को परेशान किया था, अब जॉन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। एक तरफ जॉन था, जो संयम और इंसानियत के साथ लड़ रहा था, और दूसरी तरफ था मेडॉक्स, जो सिर्फ ताकत और नफरत में अंधा हो चुका था। वहीं ऊपर फ्लोरे से कैरन भी ये सब देख रही होती है। जैसे ही उसकी नजर जॉन पर पड़ती है, वह चौंक जाती है कि उसका पति भी इसी जेल में है। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। नीचे लड़ाई खतरनाक होती जा रही थी। आखिरकार जॉन मेडॉक्स को ऊंचाई से नीचे गिरा देता है। मेडॉक्स किसी तरह दीवार के किनारे से लटककर अपनी जान बचा लेता है। लेकिन तभी वार्डन पोबी का आदेश आता है, उसे खत्म कर दो। हालांकि जॉन चाहता तो उसे मरने देता, लेकिन वो अब भी इंसानियत नहीं भूला था। उसने कोशिश की कि किसी तरह मेडॉक्स को ऊपर खींच ले और उसकी जान बचा सके, लेकिन पोबी को यह सब मंजूर नहीं था। उसने गुस्से में मेडॉक्स के पेट में लगे डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया, जिससे फिर एक जोरदार धमाका हुआ। मेडॉक्स का शरीर वहीं फट गया, लेकिन इससे पहले कि गार्ड्स जॉन को पकड़ पाते, उसने बहुत चालाकी से मेडॉक्स का सिक्योरिटी डिवाइस चुपचाप निकालकर अपने साथी नीनो को दे दिया, ताकि वो आगे इसका इस्तेमाल कर सके। उधर कैरन को एक रहस्यमयी कमरे में लाया जाता है। वहां वो देखती है कि जॉन एक बड़ी गोल मशीन से बंधा हुआ है। इस कमरे का नाम था माइंड वाइप चैम्बर। ये एक क्रूर टॉर्चर मशीन थी, जो इंसान के दिमाग को पूरी तरह से तोड़ देती थी।
वार्डन पोबी चाहता था कि कैरन जॉन को समझाए कि वो उसके खिलाफ खड़े ना हो, लेकिन कैरन कुछ बोल भी पाती उससे पहले ही गार्ड्स उसे वापस ले जाते हैं। इसके बाद वो मशीन बहुत तेज घूमने लगती है और जॉन के दिमाग में पुराने जख्मों को फिर से जिंदा कर देती है। ये सब वार्डन पोबी के आदेश न मानने की सजा थी। वो चाहता था कि जॉन की आत्मा टूट जाए, लेकिन जब वो देखता है कि 3 दिन बीत चुके हैं और जॉन अब भी जिंदा है, तो उसे भी हैरानी होती है। इसलिए पोबी अब कैरन को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो कैरन से एक बेहद घटिया और नीच प्रस्ताव रखता है। वो कहता है, अगर तुम जॉन को छोड़कर मुझसे शादी कर लो, तो मैं जॉन को और तुम्हारे बच्चे को दोनों को छोड़ दूंगा। अब कैरन एक बड़ी दुविधा में होती है। उसके सामने एक तरफ उसका पति है जो तड़प रहा है और दूसरी तरफ उसके पेट में पल रहा बच्चा। आखिरकार अपने परिवार को बचाने के लिए, ना चाहते हुए भी, कैरन इस घटिया सौदे के लिए हाँ कह देती है। उधर जब जॉन माइंड वाइप मशीन से बाहर आता है, तो वो पूरी तरह टूट चुका होता है। उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं। अब न उसमें दर्द था, न डर, न उम्मीद। वो जैसे एक जिंदा लाश बन चुका था। वो किसी से कोई बात नहीं करता, न कोई रिएक्शन देता, न कोई भावना दिखाता। अब इस नरक से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। दूसरी तरफ अब कैरन पोबी के साथ रह रही थी, लेकिन एक रात उसने देखा कि पोबी अपने शरीर में तारें जोड़कर बैठा था, जिससे उसे पता चला कि पोबी असल में कोई इंसान नहीं, बल्कि एक मॉडिफाइड एडवांस्ड ह्यूमन है, जिसे ना भूख लगती है, ना प्यास और ना ही नींद की जरूरत होती है। वो बस महीने में एक बार अमीनो एसिड से खुद को जिंदा रखता है। यही सब अब जेल में पैदा हो रहे बच्चों पर भी किया जा रहा था। उन्हें भी मशीन जैसा बनाया जा रहा था, ताकि वो भी भविष्य में इंसानों की तरह नहीं, बल्कि एक कंट्रोल्ड सिस्टम की तरह जिएं। ये सब जानकर कैरन बहुत डर गई। उधर 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन जॉन की हालत में कोई सुधार नहीं आया। अब्राहम ने उसे बताया कि कैरन का पेट अब दिखने लगा है और बच्चा जल्द ही इस दुनिया में आने वाला है। जॉन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू निकल गया। उसी रात कैरन ने पोबी को शराब पिलाकर बेहोश किया और कंट्रोल पैनल से जॉन के दिमाग में पहुंची, जहां वो बचपन के एक डरावने सपने में फंसा था। कैरन ने उस सपने से जॉन को बाहर निकाला और उसी पल जॉन को असलियत में होश आ गया। जॉन को फिर से ठीक देखकर सभी साथी खुश हो गए और उसने अब्राहम से मदद मांगी, ताकि वो कैरन और अपने बच्चे को लेकर यहां से भाग सके। और अब्राहम भी तैयार हो गया। जब कैरन को पता चला कि जॉन ठीक हो गया है, तो वो भी बहुत खुश हुई। इसके बाद नीनो ने जॉन को वो सिक्योरिटी डिवाइस दिया जो मैडॉक्स के शरीर से निकाली गई थी, जिसे अब डीडे चेक करने वाला था, क्योंकि उसे कंप्यूटर की अच्छी समझ थी। फिर कैरन ने पोबी के ऑफिस से एक हीरे जैसी दिखने वाली चीज चुराई, जो असल में इस जेल का पूरा नक्शा था। वो पकड़ी ना जाए इसलिए उसने उसे मुंह में छुपा लिया और अगली सुबह वो चीज अब्राहम को देकर कहा कि इसे जॉन तक पहुंचा देना। अब इन सब ने मिलकर जेल के कंस्ट्रक्शन एरिया के रास्ते भागने की योजना तैयार कर ली। दूसरी तरफ अगले दिन अब्राहम ने जेल का नक्शा चुपके से पोबी के कमरे में वापस रख दिया, ताकि कोई शक न करे। वहीं डीडे ने सिक्योरिटी डिवाइस की पूरी जांच की और पता लगाया कि उसमें एक बहुत शक्तिशाली मैग्नेट लगा है, जिससे वो जेल की हाईटेक डिवाइसेस को हैक कर सकता है। डीडे ने इस डिवाइस की मदद से जेल की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल की। डिवाइस पोर्ट ने पोबी को सूचित किया कि जेल में कुछ गड़बड़ी हो रही है। पोबी ने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि कैरन ने जेल के सिस्टम से जुड़े लेंस चुराए और अब्राहम ने नक्शा वापस रखा। लेकिन पोबी अपनी गलती की वजह से डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दिया गया। दूसरी तरफ जोन और उसकी टीम ने भागने की पूरी योजना बना ली थी। उन्होंने डिवाइस की मदद से सुरक्षा सिस्टम को कमजोर किया और भागने का रास्ता बनाया। लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, कंट्रोल रूम से पाइपों में तेज गर्म हवा छोड़ी गई और वहां हाईटेक रोबोट्स ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जोन और उसकी टीम गर्म हवा और गोलियों के बीच फंस गए। वहीं स्टेक्स नाम का एक कैदी डर के मारे वापस जेल में लौटने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट्स उसे गोलियों से मार देते हैं। दूसरी तरफ अब्राहम कैरन को जेल में लेने आया, लेकिन तभी पोबी आ गया और उसने अब्राहम को मार डाला। गार्ड्स कैरन को जबरदस्ती वहां से ले गए, ताकि उसके बच्चे को भी एडवांस्ड ह्यूमन बनाया जा सके। दूसरी तरफ जोन और उसकी टीम एक रोबोट को मारने में सफल हुए, लेकिन पता चला कि वो रोबोट नहीं, बल्कि एडवांस्ड ह्यूमंस हैं। जोन ने उस हथियार को उठा लिया और बाकी रोबोट्स से लड़ते हुए वापस जेल पहुंचा। सभी कैदी एक लिफ्ट में चढ़कर ऊपर जाने लगे। वे पोबी के ऑफिस में जाकर कैरन को खोजने लगे, लेकिन सीसीटीवी पर देखा कि डॉक्टर जबरदस्ती कैरन और उसके बच्चे को ले जा रहे थे। जोन ने पोबी को धमकाया कि ऑपरेशन रोक दे,
लेकिन पोबी अब डायरेक्टर नहीं था। कोई उसकी नहीं सुन रहा था। तभी एक रोबोट ने उन पर हमला किया, जिससे कई कैदी बचकर भाग गए। गोली पोबी को लगी और उसकी मौत हो गई। डीडे ने कंट्रोल पैनल से डॉक्टरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन एक सिपाही ने उसे गोली मार दी। जोन ने अपने दोस्त का बदला लिया और डीडे ने अपनी आखिरी ताकत से जेल का पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम खराब कर दिया। इससे डॉक्टर रुक गए और सुरक्षा बंद हो गई, जिससे कैदी भागने लगे। जोन और नीनो कैरन को बचाने पहुंचे। डॉक्टर से छुड़ाकर उसे जेल के ट्रक में बैठाकर वहां से भाग गए। तीनों मेक्सिको के बॉर्डर तक गए और वहीं अपनी गाड़ी रोकी। लेकिन तभी ट्रक अपने आप चलने लगा, जो जेल से कंट्रोल हो रहा था। उसने नीनो को कुचल दिया। जोन बाहर जाकर ट्रक से मुकाबला किया और उसे धमाके से उड़ा दिया। हालांकि ट्रक झोपड़ी से टकराया और जोन सोचने लगा कि कैरन भी मारी गई, पर कैरन झोपड़ी से सही सलामत बाहर निकली। उसके हाथ में उसका बच्चा था। इस तरह जोन और कैरन अपने बच्चे को बचाने में कामयाब हुए और इसी सीन के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है।